अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ओवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, इसको ज़रा देखते हैं। वैसे एक सिंपल से अल्फाज में अगर कहा जाए, मरकज़ माइल क़ुव्वत इसे कहा जाता है उर्दू में। और यहाँ पे लफ्ज़ सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग को पता है। सेंट्रीपिटल मीन्स मतलाशी, इन सर्च ऑफ अ सर्कल, मरकज़ की तलाश में, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर बार के ये ऐसी बातें हैं जो हम फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। अभी तो सिर्फ सरसरी पढ़ना है, उनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं ताकि उससे प्रॉब्लम स्किल्स हम डेवलप करें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को ज़रा देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ दैट फोर्स विच बेंड्स, जो बेंड करता है, ज़रा देखो, विच बेंड्स द स्ट्रेट मोशन ऑफ अ बॉडी, देखो स्ट्रेट मोशन था, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इनटू सर्कल is known as centripetal force. That force which is required to bend the straight line motion of a body into circular path is known as the centripetal force. तो एक सिंपल सा पॉइंट था कि फोर्स है required to bend straight line motion of a body into circular path. Centripetal force is represented by F subscript C. समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? F सबस्क्रिप्ट C आपके पास हुआ, और इसका फार्मूला सब स्टूडेंट्स को याद है, बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वेल डन, शाबाश। mv² divided by r. Centripetal force is a vector quantity. The direction of centripetal force, ज़रा देख लीजिए यहाँ पे, लेट्स से कोई पत्थर है जिसको आपने धागे से बांधा हुआ है, क्लियर, और इसको ऐसे वाइल्ड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, स्पीड v कहलाएगी, वेलोसिटी v कहलाएगी, टेंजेंशियल इस पॉइंट पर। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ FC सेंट्रीपिटल फोर्स। और R की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, ये पोजीशन वेक्टर R है, इट इज़ आउटवर्ड। कोई इशू तो नहीं इसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्टेड along the radius, मतलब towards the center, towards the along the radius या towards the center, जो कुछ भी आप लिख लें। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, रेडियल है, डायरेक्शन इसके रेडियल है, towards the center, towards the radius है, towards the center है। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? यहाँ से मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ऐसे लिखो, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? वेक्टर फॉर्म में mv² अपॉन r माइनस r यूनिट वेक्टर, ये कहलाता है कौन सा फॉर्म? जी, ये लिख सकता हूँ mv² बाई r माइनस r यूनिट वेक्टर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, सही है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा। इसी वजह से बचपन में जब आप लोग पढ़ते थे तो इधर एक माइनस लगाते थे, माइनस mv² अपॉन r। वो माइनस ये शो करता था कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, कि वो किस तरफ होता है, टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। अच्छा, एक और तरीका लिखने का है, लेकिन चले वो लिखवा दो, पता नहीं कि नहीं लिखवा दो। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला है mv² डिवाइड बाई r² विद r वेक्टर, सही है, बस कुछ छोड़िए वाला। यहाँ तक कोई इशू तो आपको नहीं है, वो कुछ ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बा, कोई मसला नहीं इसमें। एक बात याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो सेम स्पीड से आ रहा है। ज़रा गौर के साथ देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, वो किसी बॉडी की स्पीड को तब्दील नहीं करता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली बेंड्स द स्ट्रेट लाइन मोशन, वो जितनी स्पीड के साथ आ रहा था उतनी स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा।
पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अगर रोड के किनारे पे कोई गाड़ी कोई मोटर बाइक वगैरह पे जा रहे हो, तो जब आप टिल्ट होते हो तो आप अपनी रफ्तार को खुद कम करते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोड का किनारा आपका रफ्तार कम नहीं करेगा, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द बेंडिंग फोर्स विच बेंड्स द स्ट्रेट लाइन पाथ इनटू द कर्व्ड पाथ। जो स्ट्रेट लाइन पाथ को बेंड करता है, किस चीज़ में? कर्व्ड पाथ में बेंड करता है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो डिफ्लेक्ट करता हो बॉडी को सर्कुलर पाथ में। ये यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हो, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। V इज कांस्टेंट, सही, V कांस्टेंट रहेगा, V को चेंज नहीं करेगा। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ आई हाइड द मास, अगर मैं मास को क्या करूँ? हाइट करूँ, तब आपके पास क्या बचेगा? V²/r। दिस इज नोन एज नालेको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज, उसका फार्मूला है V²/r। V²/r, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? समझ आ गई ये बात? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक स्क्वायर ऑफ द स्पीड और दूसरा क्या है? रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है? 3। नंबर 1, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मूविंग बॉडी, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। इसी तरह से प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। m के उस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब ये दोनों कांस्टेंट हो, V² के तब प्रोपोर्शनल होगा जब ये दोनों कांस्टेंट हो, r के तब इनवर्सली होगा जब ये दोनों कांस्टेंट हो। मास तो उमूमन कांस्टेंट होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा इफ़ v इज़ कांस्टेंट, अगर v क्या हो? कांस्टेंट। कोई इशू तो नहीं इसमें? ये बात याद रखनी है। अब ज़रा देखिए, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा एक और पॉइंट आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल इसी फार्मूले को देख ले। m नहीं छोड़ो, अपनी जगह पे लिखो, v की जगह रिलेशन लगाओ, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो स्क्वायर है r² ओमेगा स्क्वायर, r का स्क्वायर और r क्या हो जाएगा? कैंसल, तो क्या आएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। घर में जाके इसको चेक करें, समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं दोबारा कह रहा हूँ, v की जगह r ओमेगा लगाएं, स्क्वायर है तो r² ओमेगा स्क्वायर, r का एक स्क्वायर और ये वाला r कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक r बच गया और आपके पास ओमेगा स्क्वायर भी वहाँ पर है। सो mr ओमेगा स्क्वायर, सही है। इस फार्मूले के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से रिलेटेड है? प्रोपोर्शनल टू m। अब इधर ज़रा देखो, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस। शर्त लगानी है, इफ़ ओमेगा इज़ कांस्टेंट, अगर ओमेगा क्या हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इफ़ v इज़ कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इफ़ ओमेगा इज़ कांस्टेंट। ये पॉइंट समझ आ गया? MCQs को देखना, MCQs वाला क्या पूछ रहा है। अगर वो ये पूछ रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तब वो आपको रेडियस दे दे, तो तब उनका रेशो निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। और अगर वो आपसे कहे कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब आपने जो रेशोज़ निकालने हैं वो प्रोपोर्शनल टू r के लिहाज से निकालने हैं। सही है बात? जी जी, दोनों किसी भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी। क्लियर? दिस r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक या कर्व्ड ट्रैक जो होता है उसका रेडियस कहलाता है, ये है r। क्लियर भी? दोनों जो हैं वो सर्कुलर पाथ मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक और बात बताएं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? बताओ ज़रा। वेरी गुड, ज़रा देख लें। इक्वल्स टू v की जगह r² ओमेगा स्क्वायर, r और एक स्क्वायर कैंसिल होगा, एक r रह गया,
ओमेगा स्क्वायर, और वो आपके पास क्या है एम आर ओमेगा स्क्वायर, साथ में बाकी ये चीज़ें प्रोपोर्शनल वगैरह। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से किसी को भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये आपके पास मुख्तसर सा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अच्छा, एक पॉइंट है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ व्हील्ड along a circular path, एक धागा है जिससे आपने पत्थर को बांधा, किसी गेंद को बांधा, अगर आप उसको सर्कुलर पाथ में क्या करवा रहे हो, घुमा रहे हो ऐसे, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो उस वक्त मैं ज़रा इसको बना दूँ, ये वो शख्स है विच इज़ कॉल्ड यू, और इसके हाथ में धागा है जिसे गेंद या कोई मास बंधा हुआ है जिसको कहते हैं एम, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ वी, और साथ में जो है वो टोटल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक धागे को धागे से बंधे हुए मास को घुमा रहे हो सर्कुलर पाथ में, तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? ये हाँ, वो क्यों करती है, क्यों बार बार ऐसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है? मैं जब तक घुमाता रहूँगा उस वक्त तक ये सर्कुलर पाथ में होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको मतलब छोड़ दूँ तो वो डायरेक्ट कहाँ पे चली जाएगी, स्ट्रेट पाथ में। सो इफ़ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिमूव्ड देन द ऑब्जेक्ट मूव्स along the tangent, मीन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है। ये पॉइंट समझ आए कि नहीं है? यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने उसको रिलीज़ कर दिया तो बिल्कुल एज इट इज़ जाएगी, यहाँ से रिलीज़ किया तो एज इट इज़ जाएगी, यहाँ से किया तो एज इट इज़ जाएगी। ये पॉइंट समझ आ गया? यहाँ पर मुझे आप लोगों ने ये बताया कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इफ़ देयर इज़ अ मास इट इज़ अटैच्ड विद अ थ्रेड, अगर वो थ्रेड के साथ धागे के साथ बंधा हुआ है तो उस वक्त जो आपके साथ थ्रेड का टेंशन है दैट प्रोवाइड्स व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये कहेंगे हियर इन दिस सिचुएशन T प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ mv² अपॉन r, T इक्वल्स टू mv² अपॉन r, लिख सकता हूँ ना। व्हाट इज़ T? टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में जो टेंशन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग T कहते हैं। अभी लिखेंगे सही है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ये एग्जांपल समझ आया कि आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स खुद ब खुद पैदा नहीं होता, उसको पैदा करने वाला कोई दूसरा फोर्स है। यहाँ पे पैदा करने वाला कौन है? टेंशन फोर्स। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द सर्कल ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ रही बात? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से ये बातें हैं जो आप लोगों ने सीखनी है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं लास्ट वाला पॉइंट है, बस फिर ख़त्म, फिर बाकी कल करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल के बारे में। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको भी ख़त्म करते हैं। ज़रा देख लो, यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv/r ओमेगा स्क्वायर। ज़रा इसको देख इस फार्मूले को, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाई टी है। अभी मैंने आपको डेराव भी करवाया था उसका रिलेशन, याद है ओमेगा का रिलेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला आएगा? एम आर, ओमेगा की वैल्यू क्या लगा लो 2 पाई अपॉन टी, और साथ में क्या है स्क्वायर। तो ये क्या आएगा एम आर, 2 पाई की जगह क्या लगाएंगे 4 पाई स्क्वायर, और एम आर हेज इट इज़, नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ क्या फार्मूला है? टाइम पीरियड। इसमें कोई सवाल तो नहीं है, सबको क्लियर है? अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है तो फिर तो और भी आसान है, 4 पाई स्क्वायर हेज इट इज़,
एम आर भी है इट इज़ 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर है तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर। कोई सवाल तो नहीं इसमें? एफ स्क्वायर मैंने पहले लिखा बस। क्लियर बा? कितना आसान, क्योंकि 1/टाइम पीरियड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा। अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है तब नहीं, उसमें कंडीशन ये नहीं गिवन हो, ये तो मास तो कांस्टेंट होगा, वो आपको बताएगा वी कांस्टेंट है या ओमेगा। अगर वो कहता है वी कांस्टेंट है तो ये, वो कहता है ओमेगा कांस्टेंट है तब ये। असल रोल वी और ओमेगा का है जी। एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज टॉपिक्स? आज के लेक्चर में कोई भी सवाल हो तो पूछ ले, घर में जाके रिवाइज करें, बुक पढ़े, नोट्स वगैरह देख ले, सब चीज़ें देख ले और इनको सही तरह से करें, तो कल इंशाल्लाह फिर हम इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें।